श्योर करना चाहूंगा unemployed because of the hire and fire policy of any employer. Now, whether the central government is having this scheme today. Say why? My two dear friends from Kerala, Mr. Premchand, please. तर सभा पटल पर रखा गया। वो शून्यकाल में। Sir, question number 81. आपको बुलाएंगे शून्यकाल में, आपका इलाका इसलिए आपको प्राथमिकता देंगे। Sir, question number 81. Sir, the Honorable Speaker, sir, the application of artificial intelligence, AI, in India is having an impact of unemployment in various ways. Sir, according to the all available reports, in the near future, it is a very serious concern as about nearly 69% of the people in the country will lose employment during the tenure of this government. Sir, in the job displacement arenas lot of arenas are there. Importantly, that AI power automation may replace jobs in sectors like manufacturing, customer service, and data entry. AI-driven efficiency improvements might lead to reduced workforce requirement in certain industries. AI might make some jobs redundant, especially those involving repetitive or routine tasks. My question is, through you, sir, before the Honorable Minister, before the Honorable Minister, is that whether the central government is having a plan to address the problem which is going to be faced. Nearly 69 million people will be displaced. And what is the planning of the central government to address that question itself, that address to that question? In addition to that, I have a request to you, sir. This is such a burning issue. At least, kindly allow a discussion under Rule 55 of this issue. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न एक प्रेडिक्शन पर आधारित है। जब 2016 में वर्ल्ड बैंक की एक टीम ने कहा कि ऑटोमाइजेशन से 10 साल में भारत में 69%, चाइना में 77% और इजिप्ट में 85% जॉब जाएगी, इथियोपिया में 85% जॉब जाएगी। माननीय स्पीकर सर, ये अनुमान वर्ल्ड बैंक ने लगाया। वास्तविकता और अनुमान 10 साल के बाद और जब देश में इंटरनेट आया तब ऐसी बात होती थी कि देश में जॉब जाएगी, दुनिया में जॉब जाएगी। इंटरनेट आया, जॉब भी नहीं गई, कई जॉब क्रिएट हुई। समय समय पर कोई अनुमान के आधार पर कोई बात करते, उसकी इफेक्ट यहाँ आ जाएगी। और देश में जब देश में मोबाइल आया तब बात होती थी, कंप्यूटर आया तब बात होती थी कि देश में लोगों की नौकरी जाएगी, जॉब कम होगा। मैं माननीय स्पीकर सर आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्या मोबाइल आया और मोबाइल से बातचीत हो जाती है, मेल से बातचीत हो जाती है? तो रेलवे में कभी ट्रैफिक कम हुई क्या? इतना कम्युनिकेशन बढ़ा तो एयर ट्रिप में या तो एयरपोर्ट पर कभी भीड़ कम हुई क्या? ये अनुमान है। और जब मैं कोविड देख रहा था, हेल्थ में था, उस वक्त मैं दुनिया के साथ बात कर रहा था और दुनिया में कोविड चल रहा था, तो दुनिया अनुमान लगाती थी कि हिंदुस्तान में जितना मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का मृत्यु का आंक काउंट होगा। मैं स्पीकर सर आपको बताना चाहता हूँ, मुझे खुशी है पोस्ट कोविड पर मिलियन पॉपुलेशन पर इंडिया में सबसे कम मृत्यु हुआ है। ये सत्य है। इसलिए मैं आपका जवाब देता हूँ कल्याण जी, इसलिए ये अनुमान है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने ये सत्य आपके सामने दिख रहा है कि इंडियन इकोनॉमी 6 to 7% ग्रो कर रही है। जब कोई देश की इकोनॉमी 7 to 8% ग्रो करती है तो स्वाभाविक तब ग्रो करती है जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है, सर्विस सेक्टर बढ़ता है, जब परचेज पावर बढ़ता है। तो ये सब होता है
तो ऑटोमेटिक रोजगार का अवसर भी बढ़ता है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी आप नेशनल सर्विस सेंटर पोर्टल पर जाइए, 19 लाख जॉब, आज भी 30 लाख जॉब दाता ने, कंपनियों ने रख के रखिए कि आइए यहाँ अप्लाई करिए। ये पोर्टल की बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। यहाँ से बाहर जाके तुरंत ही देखेंगे आपके परिवार में भी किसी को जॉब चाहिए और उसकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ क्वालिफिकेशन होगा तो उसको भी जॉब मिलेगा। ये देश में नौकरियों की कोई कमी नहीं है। माननीय सदस्य, This is not an answer you have given. Anyway, we have to tolerate these things. Sir, this is not an answer to avoid the answer. You say you didn't say the answer. Anyway, sir, second supplementary. Sir, it is nice to see from the reports of the central government, the state-wise estimated unemployment rate during 2022 and 23, so far West Bengal is concerned, only 2.2. Only 2.2. Whereas Kerala, such a literate state, 7%. Rajasthan is 4%. Sir, my question is, you see, in the answer it has been given in the various ministries, department, governments of India, like micro, small, minimum ministries, so and so. Different schemes you have said about this, I do not want to repeat. What is an employment? Employment, there should be a relationship of employee and employer. It consists of posts. Because of introduction of certain schemes, some job can be created, but it doesn't create an employees and employer relationship. Employment is completely different thing. Sir, earlier, because of in our country, the employment concept was central government, etc., private sector. Laws were made applicable before termination. Like in the central government, the laws are there. Private sector, Industrial Disputes Act was made inapplicable, so that the laborers should not be unemployed because of the hire and fire policy of any employer. Now, whether the central government is having this scheme today, in a private sector you don't have any control. Hire and fire policy is being applied and so many workers are being thrown out. Now the question is therefore, how you will save, how you will give the security of employment in the minds of the workers who are working in a private establishment, and whether you will be seriously thinking to bring a legislation to control these private sectors so that hire and fire policy is not made applied and the workers are not thrown into employment. माननीय मंत्री जी। स्पीकर सर, नौकरी में नौकरीदाता कभी अपने एम्प्लॉइज़ को निकालना नहीं चाहता है, लेकिन उसके लिए वहाँ या तो उसके यहाँ उसको दूसरी जगह पे नौकरी मिलती है, या तो उसको अच्छी कोई जगह पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, या तो किसी की फैक्ट्री या तो उसकी यूनिट बंद होता है, तो ऐसी स्थिति में कामगार को दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जो कोट करा है कि वेस्ट बंगाल में 2.5% उसके अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। देश की पॉपुलेशन का 7% पॉपुलेशन बंगाल में और 0.75% FDI बंगाल में आ रही है। उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। बंगाल देश का ही भाग है, मुझे उसके लिए और कोई कमेंट नहीं करनी है। बढ़ाने की आवश्यकता है। जब कोई राज्य में इंडस्ट्रीज आती है, सर्विस सेक्टर बढ़ता है, तो जाके रोजगार निर्माण होता है। आपको इंडस्ट्रीज के सामने आंदोलन करना है और इंडस्ट्रीज बंद हो जाए तो एम्प्लॉइज फ्री होता है तो कहता है कि उसकी रोजगार की गारंटी दो। ये नहीं हो सकता है जी। दूसरा मैं श्योर करना चाहूँगा देश में पहले तो 2014 के पहले की तो स्थिति ही ये थी, दुनिया का डेटा की ही बात यहाँ हुआ करती थी। इंडिया में डेटा जनरेट करना, उसके लिए रोबस्ट सिस्टम करना, ऐसी कोई बात ही नहीं होती थी। ये मोदी गवर्नमेंट जब से है तब से उन्होंने तैयारी करी, व्यवस्था की और डेटा जनरेशन की सिस्टम देश में ही हो।
बाहर तो होता है, लेकिन डेटा देश में क्रिएट होना चाहिए, जनरेट होना चाहिए। और ये डेटा विश्व में आज हमारे यहाँ से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डेटा है, दुनिया में उसकी सराहना की जाती है। ये डेटा 2017-18 में प्रारंभ हुआ। ये डेटा से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, एक क्वेश्चन में 20-20 मिनट नहीं लगेंगे। नहीं करूँगा, लेकिन मुझे रिप्लाई तो अच्छी तरह से देना चाहिए। स्पीकर सर, मुझे अवसर दीजिए। मैं ये इस माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ, ऑथेंटिक डेटा, भारत सरकार की एजेंसी ने दिया हुआ डेटा। जब हमारे यहाँ से LAPR का सर्वे का प्रारंभ हुआ 2017-18 में, तब देश में कुल मिला के 38% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 38% था। जॉब बढ़ी, आज 44% है। वर्क पॉपुलेशन रेशियो 2017-18 में 31% था, आज बढ़ के 40% हुआ। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपने ही कहा है 3% से नीचे होना चाहिए, आज क्वेश्चंस में मैं पढ़ रहा था, तो वो भी आज कम होके जो 2017-18 में आई अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, आपको भी समझता हूँ, क्वेश्चंस को भी समझता हूँ, बंगाल को भी समझता हूँ, देश को भी समझता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% था। स्पीकर सर, ये मोदी गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, कई टाइप की योजनाएं चलाई गई, लोगों को रोजगारी का अवसर मिला और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज 3.2% है और भविष्य में 3% से कम जाएगा। VD शर्मा, एक बात बताऊं मैं, बैठो VD जी, माननीय सदस्य से भी आग्रह किया था, बैठे बैठे नहीं बोले, और माननीय मंत्रीगण जो सदस्य बैठे बैठे बोलते हैं ना, उसका उत्तर देने लग जाते हैं। आप क्यों उत्तर देते हो उनका? जो बैठे बैठे बोल रहे हो उसका उत्तर क्यों देते हो? नोटिस ही मत लो उनको, आप स्पीकर की तरफ बात करो। माननीय VD शर्मा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने युवाओं के रोजगार के संबंध में क्या कदम उठाए हैं, साथ ही उद्योगों में जो रिकॉर्ड स्किल्स है उसमें डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप है उसके बारे में सरकार की क्या योजना है? स्पीकर सर, ये जो बजट है, ये बजट ही युवा सेंट्रिक बजट है, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक बजट है। हमने 5 साल में 4 लाख यूथ के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए 2 लाख करोड़ का प्रावधान करा है। वो आने वाले दिनों में देश के युवाओं के लिए रोजगार निर्माण के लिए बहुत उपयोगी होगा। और आज भी देश के युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया की तहत उसको कई टाइप की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करने के लिए उसको मदद की जाती है। क्वेश्चन नंबर 82, माननीय सदस्य प्लीज, आप नए सदस्य आते हो, जब तक आपको बुलाए नहीं, जब तक उठते नहीं ऐसे सदन में, हाथ देने से उठ नहीं जाते, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 82, आप तो सीनियर व्यक्ति हो, आपको तो बिल्कुल नहीं उठना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 आगे आएगा। चंद्र प्रकाश जोशी, क्वेश्चन नंबर 82। स्पीकर महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं। पॉल्यूशन को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में कई नवाचार हुए हैं। शहरों और गाँव में गंदगी को मिटाने और प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए कई नवाचार हुए हैं, लेकिन अभी भी देखा जाता है कि शहरों और गाँव में, कस्बों में कई इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसके चाहे भूमि प्रदूषण हो, चाहे वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, इस प्रकार के एसिड और जो पानी में और नदियों में बहा दिए जाते हैं, पशु वहाँ मरते हैं, आदमी पानी पी नहीं सकता। तो इस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार कई बार खेती आसपास की बंजर हो जाती है। तो ऐसे में क्या ऐसे उद्यमी उन लोगों को, चाहे पीने का पानी हो, चाहे खेती का मुआवजा हो, तो इस प्रकार के कोई मैकेनिज्म बना है कि उनको आइडेंटिफाई करके इस प्रकार के लोगों को मदद की जा सके? माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल क्लीन एयर मिशन प्रोग्राम में पिछले 10 वर्षों के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के द्वारा
11,210 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, यह जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और उसके साथ साथ डस्ट मैनेजमेंट के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाता है। जहाँ तक पानी के पॉल्यूशन का विषय है, माननीय सदस्य महोदय ने ये सही विषय उठाया है। हमने जिन 131 शहरों का चुनाव किया है उसको इसी आधार पर किया है कि जिनके विगत 5 वर्षों में एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड नहीं छुए गए हैं, जिसमें सारे विषय शामिल हैं, पानी का भी है, वायु का भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी है, उसके लिए धनराशि प्रदान की जाती है। मैंने 131 शहरों की सूची भी इसके साथ संलग्न करी है और उसमें हमारे द्वारा वाटर क्वालिटी को सुधारने के कार्य लगातार किए जाते हैं, जिसकी CPCB से मॉनिटरिंग की जाती है और प्राणा पोर्टल पे जिसका अपडेट भी रखा जाता है। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री। माननीय मंत्री महोदय ने बहुत विस्तृत रूप से लिखित में भी जवाब दिया और अभी भी आपका जवाब आया है। इसको पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए कई बार प्लांटेशन किया जाता है, बड़ी संख्या में CSR में उसको दर्शाया भी जाता है। तो क्या उसकी ऑडिट करने के लिए क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म बना है कि ताकि जो प्रदूषण हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसको कंट्रोल करने के लिए, और जो प्लांटेशन है निश्चित रूप से वो लगेंगे तो उस क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म बना है कि कितने पौधे लगे हैं, कितने सार संभाल हुई, कितने चल रहे हैं? क्या इस बारे में माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है वो नेशनल क्लीन एयर की जो मॉनिटरिंग का विषय ये है, लेकिन उन्होंने जो एक सहायक प्रश्न उठाया है वो पौधों के विषय में उठाया है। वैसे भारत सरकार में ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा ये कार्य किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चूँकि माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा और एक महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में भी लाना चाहता हूँ कि इस पर्यावरण दिवस पर 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ा इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम उसको लागू किया गया है और आपके माध्यम से मैंने सारे सांसद सदस्यों को पत्र भी लिखे हैं। हमने जो लोकल DFO है उसको इसका नोडल ऑफिसर बनाया है। चूँकि ये पृथ्वी हमारी माँ के समान है, माँ ही हमको जन्म देती है और पृथ्वी हमको खाने के लिए फूड, एनर्जी, मेडिसिन से लेकर सब चीज़ें देती है। तो मैं आपके माध्यम से आह्वान भी करना चाहूँगा कि एक पेड़ माँ के नाम मिशन है, वो ट्री प्लांटेशन के लिए एक बड़ा कार्यक्रम है और आपके माध्यम से ये सदन भी उसमें सहयोग करे, ऐसी अपेक्षा करते हैं। नहीं, ये तो एक अच्छा प्रयास है कि सभी माननीय सदस्य पर्यावरण के लिए चिंतित होकर पेड़ लगाने के अभियान में सफलता प्राप्त करें। श्री रोडूमल नागर जी। जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ई वेस्ट, सेमीकंडक्टर, लीड इत्यादि से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो उन्होंने कहा है कि जो लेड वगैरह जो वायु में मिश्रित होता है या पॉल्यूशन में होता है उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, केवल लेड ही नहीं, हम जब किसी भी शहर की वायु की गुणवत्ता को जांच करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कितना है, सल्फर डाइऑक्साइड कितना है, पार्टिकुलेट मैटर जो है उसकी मात्रा और क्वांटिटी कितनी है, उसमें लेड भी आता है, उसमें बेंजीन भी आता है, उसमें हाइड्रोकार्बन भी आता है। इन सब की क्वालिटी को जब हम मॉनिटर करते हैं और किसी शहर में ये पाते हैं कि नॉन अटेनमेंट वो सिटी है, वो उस लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाता है, तो हम फिर नेशनल क्लीन मिशन प्रोग्राम में देते हैं और इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो मैंने 15वें वित्त आयोग की जो राशि कही है, उस शहर में उन वायु के जो मात्रा के हानिकारक मात्रा है उसको सुधारने के कार्यक्रम के लिए प्रदान करते हैं। श्री दीपेंद्र सिंह हुडा। महोदय, जो वायु प्रदूषण के संदर्भ में मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, IQ एयर की इस वर्ष प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 50 सबसे वायु प्रदूषित शहरों में 42 हमारे देश में है, भारतवर्ष में है। आपने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू किया है और इसमें विस्तृत जानकारी दी है कि सरकार को चिंता है, सरकार मॉनिटर कर रही है और योजनाएं बना रही है अपने उत्तर में, मगर मैं इसमें कहीं भी बजट का आवंटन नहीं दर्शाया गया आपके उत्तर में। इस गंभीर समस्या के लिए क्या पर्याप्त बजट जितना आप चाहते हैं इस मामले को एड्रेस करने के लिए सरकार द्वारा आवंटित किया जा रहा है
उन योजनाओं का क्या ब्यौरा है। और हम एनसीआर में देख रहे हैं सर, ज़्यादातर सरकार का ध्यान केंद्रित बजट आवंटन की से समस्या का समाधान करने की बजाय पेनल्टीज़ लगाकर, जो किसान स्टबल बर्निंग है उन पे पेनल्टीज़, व्हीकुलर पॉल्यूशन पे पेनल्टीज़, जो गाड़ियाँ इतने वर्ष से ज़्यादा हो जाएं उन गाड़ियों पे पेनल्टीज़, तो पीनल एक्शन पे ज़्यादा है। मगर पीनल एक्शन के साथ साथ इंसेंटिवाइज कर और बजट आवंटित करके इस ज्वलन समस्या का समाधान किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ये विषय कहा है, हमने जो 131 शहरों का जो चुनाव किया है, उन 131 शहरों में लगातार वायु गुणवत्ता को सुधार करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने दिल्ली के एनसीआर के विषय में जो प्रश्न किया है, यह जो कार्यक्रम चलाया जाता है, हमने अपने एनेक्सर 2 में भी लिखा है। जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, फास्टर एडॉप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नगर वन योजना। ये जो सब योजनाओं को अगर हम सम्मिलित रूप से दर्शाते हैं तो वो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। सरकार कोई जुर्माना लगाने का प्रयास नहीं कर रही, सरकार इसमें क्वालिटेटिव सुधार कर रही है। जैसे दिल्ली के अंतर्गत हमने वायु की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए B4 से BS6 पेट्रोल पे हम लोग गए हैं। दिल्ली में गुणवत्ता को सुधार करने के लिए हमने एक्सप्रेसवे बनाए हैं ताकि जो दिल्ली का मेन ट्रैफिक है वो वहाँ से निकल जाए। पराली के लिए अपने उत्तर में भी अगर आप देखेंगे तो हमने लिखा है, हमने CHC सेंटर बनाए हैं, पराली के लिए मशीनें दी हैं, किसानों को हायरिंग करने की सुविधा भी प्रदान करी है। इवन जो दिल्ली के आसपास जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है उसमें हमने इंडस्ट्रीज़ को PNG के ऊपर हमने डाइवर्ट करने का भी काम किया है। जो हमारे DG सेट वगैरह लगते हैं उन DG सेट में भी सुधार और गुणवत्ता करने के लिए हमने कार्य किया है। एयर क्वालिटी के लिए और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी जो काम किए हैं वो पूरे विस्तार से मैंने एनेक्सर 2 में लिखे हैं। माननीय सदस्य उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। श्री राजेश मिश्र। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या बजट है, और जिन जिलों में इंसिनरेटर नहीं लगे हैं, चूँकि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट को सबसे अच्छा ख़त्म करने का तरीका होता है इंसिनरेटर, तो कितने जिलों में इंसिनरेटर लगे हैं और जहां नहीं लगे हैं वहां पर आगे क्या योजना है ताकि हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से प्रदूषण को रोका जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 15वें वित्त आयोग के द्वारा जो राशि प्रदान की जाती है और जो विभिन्न राज्यों की समन्वित योजनाएं हैं उनको लेकर के कार्य होता है। 131 शहर भी अपने अपने शहर के हिसाब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं। माननीय सदस्य को जिस पर्टिकुलर शहर में इसकी जानकारी चाहिए होगी मैं उनको उपलब्ध करा दूँगा। श्री C किरण कुमार। Sir, this is regarding my own Bongiri Lok Sabha constituency, sir. There have been continuous pollution from pharma and chemical industries. 10 to 15 formulation and chemical industries are damaging groundwater, soil, and emitting chemical gases into air. Unfortunately, these companies have been operated by corporates, and one of the member in the upper house also. The Environment Ministry kept the formulation industries in non-polluting category, and central government left the penal action to the state pollution board. If the boards does not take action, who will save the environment? And at the same time, sir, please conduct the comprehensive impartial inspection with the experts consisting of scientists from CPCB and Indian Institutes of Chemical Technology and save the environment, sir, because there are a lot of people who are suffering. Even the cattle farmers, really there is pathetic situation. I have visited this constituency. Yep, thank you. माननीय सभापति महोदय, जो विभिन्न राज्यों में पॉल्यूशन का विषय है, चूँकि हमारे यहाँ पर संघीय ढांचा है और इसलिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्शन देता है, इश्यूज़ देता है, लेकिन जो स्टेट के जो मैनेजमेंट का विषय है वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। अगर कोई एक विशेष शहर का कोई ऐसा मामला है जिसमें नियमों का उल्लंघन है
तो सदस्य मेरे संज्ञान में ला सकते हैं, लेकिन इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी संघीय ढांचे के अंतर्गत स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की है। श्री राजीव प्रताप रूडी जी। बार बार आया कीजिए सर यहाँ पर। महोदय, जब हमारा जन्म होता है और जब जन्म से लेकर के अंतिम सांस तक एक ही चीज हमारे शरीर में है जो बिना किसी कंडीशंस का हमेशा हमें वो चलता रहता है, वो हमारा हार्ट है सर। उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको स्वच्छ ऑक्सीजन चाहिए, चाहे हम रोते रहे, चाहे हम जगे रहे, चाहे हम गुस्से में हो, सोए रहे, वो हमेशा अपना काम करता है और उसको ईश्वर ने स्वच्छ वायु और ऑक्सीजन मेरा यही है कि एक ऐसा चीज है जिसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का अंश वही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक वो बिना किसी पूछताछ के लिए वो अपनी सेवा करता रहता है। उसे स्वच्छ सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत होती है और वो कुछ नहीं मांगता है, और ये संघर्ष उसी ऑक्सीजन का है। अध्यक्ष महोदय, जो सूची दी गई है माननीय मंत्री जी ने, और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने बहुत। मेरा एक सवाल है, एक छोटा सा शहर है जो जयप्रकाश जी का गांव था, बिहार में छपड़ा है। हमारे पास जो प्रतिवेदन है 3 लाख के शहरों तक में वो सबसे पॉल्यूटेड शहर है। तो क्या वो ऐसे शहर जो सूची बनाने का जो आपने सूची बनाया है उसमें कई ऐसे शहर है और ये पूरे देश के लिए लागू होता है, तो क्या आप छपड़ा को भी इसमें शामिल करके विशेष रूप से पॉल्यूशन फ्री कराने के लिए कोई कार्रवाई करना चाहेंगे? और वैसे शहर जो छूट गए हैं फिर से पूरा सर्वेक्षण करा के क्या आप उसे सम्मिलित करना चाहेंगे और योजनाओं से लाभान्वित करना चाहेंगे? ये मेरा सवाल है, ये पूरे देश के लिए। महोदय, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य कहना चाह रहे हैं सास है तो आस है, और इसलिए वो अपने शहर के बारे में कर रहे हैं। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि चूँकि ये जो फाइनेंस कमीशन का जो पैसा है ये 2025 तक के लिए है, और बाकी के लिए अभी नए स्टैंडर्ड के लिए कमेटी का गठन किया गया है। वो IIT रुड़की के द्वारा और दिल्ली के द्वारा उसका एक अध्ययन चल रहा है, विचाराधीन है। क्वेश्चन नंबर 83। नॉट प्रेजेंट, कॉल मिनिस्टर। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, श्रीमती प्रतिमा मंडल जी। Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to ask a supplementary question. Sir, I would like to know from the Honorable Minister of Education through you, sir, so what is the current government doing to counter the rising cases of student suicide in Kota amidst the current scenario of anxiety faced by the students due to the ongoing NEET scam saga? As the deserving students who put in effort and families' resources lost seats and will be in a mental stress of such reoccurrences. Thank you, sir. Sir, Chairman, sir. Mani Mantri ji. I would like to inform the honorable member through you that several initiatives has been taken by our government regarding this kind of incidents to curb the incidents of suicide among the students. As honorable member asked for the suicides happening, those are in Kota. According to according to the NCRB and the Accidental Death and Suicide India, only 1.2% of the total suicide cases is related to the failure of examination. So then I would like to come to the initiative. Our department taken several initiatives. Among them, I would like to mention some such as Manodarpan. Manodarpan covers a wide range of activities that provide psychological support to the students, teachers, and families. So, even in case of Kota, as asked by the Honorable... Kindly you address to Chair. Chairman, sir. Saugat Rai ji, your member has already raised a question, supplementary question. Please, kindly you have patience. Please. Sir, the information we received from the Rajasthan government, the Rajasthan government had issued a guideline for the coaching institute first time in the year of 2022. Second guideline was issued in the year 2023
and the guidelines are enforced by the district administration of Kota. These guidelines issued by the Rajasthan government and implemented by the administration of Kota, these work on the issue betterment of the mental health and stress reduction. माननीय मंत्री जी, जैसे केंद्र सरकार द्वारा आपने कहा कि हमारी सरकार द्वारा उपाय उठाए गए हैं, ऐसे ये कॉन्क्रीट लिस्ट में है, ये विषय कॉन्क्रीट लिस्ट में है, तो राज्य सरकार द्वारा भी क्या उपाय? Obviously, this matter is under the concurrence list, as you know, and I would like to mention the some measures those have been taken by the Kota administration. 90 psychological counselors have been appointed by the district administration, and as you know, almost 950 mentor counselors are also issued and implemented by this Kota administration. Toll-free helpline number also issued for the girls students. Several teams has been implemented by the Kota administration. The gatekeepers, they also been trained. Almost 10,000 gatekeepers, they have been trained to identify the students those are under any kind of mental stress. So these are the few measures. Our government has taken so many measures. They have issued the guidelines and so many things. Even the Kota administration is doing their job. Even the Kota administration initiated new initiative, that is dinner with the DM. That is, the students have the leverage to have a dinner with the district administration at the top of the district administration, sir. श्री मन्नालाल रावत जी, मन्नालाल रावत जी। जी सभापति महोदय, बच्चों की सुरक्षा हम सभी के चिंता का विषय रहा है और इस हेतु सीबीएसई ने डायरेक्शन जारी किए हैं जितने भी स्कूल्स हैं उनके लिए कि जो स्कूली छात्र बसों में यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। बहुत सारे उसमें सूत्र दिए हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि किस प्रकार अगर किसी सूत्र का उल्लंघन किया है विद्यालय तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है और राजस्थान में विशेष तौर पर अभी तक की प्रगति क्या है? धन्यवाद। माननीय मंत्री, मैंने पहले ही बताया कि हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं जिसके द्वारा हमारी शिक्षार्थियों के ऊपर कम से कम स्ट्रेस आए और ऐसे बहुत सारे गाइडलाइंस डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए हमें हमारी सरकार की तरफ से इशूड किया गया। जैसे जनवरी 2024 में हमने गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने गाइडलाइन इशू की और माननीय मेंबर ने एक स्पेसिफिक कुछ सवाल पूछा है और स्पेसिफिक केस के लिए, तो मुझे लगता है कि स्पेसिफिक डेटा अगर माननीय सांसद जी मेरे ऑफिस के साथ या मेरे साथ कांटेक्ट करें तो मैं उनको प्रोवाइड कर पाऊंगा। सरकार की तरफ से गाइडलाइंस। अब उनका सवाल आ गया तो आपके ऑफिस से संपर्क न भी करें तो आप जवाब भिजवा दें। ठीक है सर, थैंक यू। श्री केसी वेणुगोपाल जी। सर, student suicide is one of the most important issue in the country. In other house, there was an answer given by the minister on 2023. In 5 years, from 2018 to 2022, around 80 students had been suiciding only in higher education, like IIT, IMM, etc. The major one of the reason is the caste discrimination is also happening in this college institution, sir. Those who belongs to SC, ST, OBC students are treating like a second line students. Sir, this issue is one of the bigger issue which has to be considered in most urgently. I don't know whether the government is taking any action on these things. So one day before yesterday, one very sad incident happened in a coaching center in Delhi. 3 of the students had lost the valuable in their life. This coaching center, I am told by the media that this coaching center had no approved building at all. Without approved building, without any facility, this coaching centers become, some of the coaching centers become mafia, sir. Whether the government is going to take any action, any guideline on these things, sir? Honorable Chair, sir, Honorable Member has raised a question which is not related to the question put today. But I would like to assure through you, this House, sir, this government is committed to total socio-psychological
or mental protection of all kind of students, whether they are studying in a coaching center, whether they are studying in an institution, school education to higher education. Regarding guidelines, sir, the latest guideline regarding coaching centers, Government of India, in the month of January 2024, there is a exhaustive and detailed guideline to all the states. And lot of states have their own regulations also, like Rajasthan, Bihar, and some more states, Goa. They have their own guideline, own regulation to look into the matter. And regarding the protection, this is socio-psychological issue. We all have to take care. This is not a issue to deal only through allegations and answers. Question number 84. Question number, Professor Saugat Rai. Question number. Sir, question number 84. Mani Mantri. Is laid on the table of the House. Sir, Professor Saugat Rai. I have studied the minister's reply in detail. The situation is pathetic. They say 10 years of Modi government. In 2016, the number of students emigrating was 3,69,000. In 2023, it is 8,94,000, which means what? The number of students going abroad is increasing. This is called brain drain. Now, why is the brain? We are producing good students, and they are being used by multinationals abroad, most of them as cyber coolies. So the main reason for this is that our higher education is not of a high standard. In the number of higher educations in top 500, we have only 11. In the matter of global ranking, not one Indian university figure. What is your question? Sir, if the universities do not improve their standard of education, more and more bright students will be going abroad. May I ask the Honorable Minister? माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे. You speak so highly of your achievement and new education policy. What have you done to bring more Indian universities in the top 100 of the world? Sir, मैं तो शॉर्ट में ही बोला, ज्यादा नहीं बोला. आपके दो क्वेश्चन आप राजीव प्रताप रूडी का रिप्लाई सुना, क्वेश्चन सुना. छोटा 5 मिनट क्वेश्चन किया. मैं तो सीरियस क्वेश्चन. What is your question? My question is, सर आप सुनिए, हिंदी में बोलूं? हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में? As you wish. आप हिंदी में बोलिए. आप जो चाहते हैं. Minister will reply. So my question is, Minister will reply. What is the government doing to improve the standard of higher education, standard of universities, so that more universities come within the first 100? There is not a single one. What is the minister doing with regard to that, in spite of his tall talk about national education policy? Stop influx. To stop the Chairman sir, मैं आदरणीय सौगत दा की थोड़ा सदस्य वरिष्ठ भी है, हम सब उनको आदर भी करते हैं, लेकिन भारत की मेधा को इस प्रकार की राजनीतिक उद्देश्य से निंदा करना शायद दादा जैसे दादा थोड़ा कम से कम इस सदन आप जैसे वरिष्ठ सदस्य तो इतना शिक्षा चाहता है, थोड़ा पेशेंसली सुन तो लीजिए प्लीज. दादा ये हमारी देश की मेधा शक्ति को हमारे देश में इन दिनों में ये सारे बाहर जाना, इट्स नॉट ओनली क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस. There is no dearth of quality institutions in our country. You name IIT, you name NIT, you name IIMs, you name certain in his own state. How can he demean the Jadavpur University's academic credential in this way?
Sir, please, this is IIT Kharagpur is a very prestigious institution. Chairman, sir, going abroad is not sometime, yes, at one point of time it was a issue. Brain drain was the concept. Today, the reverse concept is that it is now brain bank. Let me cite few names. Who are they? They are the product of Indian education system. They went abroad. They bring glory to our country. They bring fame, name and fame to our country. Let me, are they cyber coolies? Satya Nadella, CEO of Microsoft. He is a product of Indian education system. Sundar Pichai, is a CEO of Indian education system and is a student of Kharagpur IIT. Santanu Narayan, CEO of Adobe, is a product of Indian education system. Arvinda Krishna, CEO of IBM, is a product of Indian education system. Ajay Banga, he is a product of Indian education. Terming today, Indian brain, Indian talent is creating international pool in medicine, in digital world. We can't say today what definition of workplace has been changed. विश्व की अध्यक्ष महोदय, विश्व की मैं चेन्नई शहर को अगर उदाहरण करके लूं, चेन्नई शहर दुनिया की टोटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लगभग 1/10 कैपेसिटी चेन्नई शहर से चल रहा है। क्या हम उसको साइबर कूली कहेंगे? क्या ये बाहर से पढ़े हुए स्टूडेंट है? इस प्रकार की अंडरमाइन करना उचित नहीं है। बाकी रहा कि इन दिनों में इंडियन क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैं एक ही तथ्य आपके सामने विनम्रता के साथ रखता हूं। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कहूंगा। विश्व की क्यूएस रैंकिंग में 500 इंस्टीट्यूशंस में 2014 में सिर्फ 9 इंस्टीट्यूशन थे, जो आज बढ़ के 46 हुआ है। अगर आदरणीय दादा कहते हैं क्या हुआ है पिछले 10 साल में, ये हुआ है। हम सब मिलके इस इंस्टीट्यूशंस को, भारत के एजुकेशन सिस्टम को अंडरमाइन ना करते हुए हम आगे बढ़ाए। ये देश की और भविष्य में 21वीं सदी में हम सबकी दायित्व बनती है। आई थिंक सो प्रोफेसर सौगत राय इज सेटिस्फाइड। Satisfied. You're not satisfied. Please. I'm not satisfied Please. at all. Professor Sowgat Rai. Sir, I told you that in 2023, 8,94,783 students went abroad for study. Is it a matter of pride for us? This brain drain. आप बोलिए ना. तो how will I be satisfied? My question is simply this: the government has taken, saying that the government recognizes the reality of the global workplace, especially in an era of knowledge economy. A successful, prosperous, and influential diaspora is viewed as an asset for India. So government's efforts are also aimed at harnessing the potential of the diaspora, including the sharing of knowledge and expertise. So in effect, what the minister's reply states, that it's good that if Indian students go abroad, we have a very effective diaspora. They can clap when the Prime Minister goes to visit their country. But the fact is that the multinationals are stealing away our best brains, sir. Yes. What I want to ask, sir, please. Only just make it brief and ask me question. 2 minutes. After a long time, I've got a question. Allow me 2 minutes. Don't be impatient. Sir, what I want to know from the Honorable Minister, that the reply he has given is not satisfactory at all. And he has avoided the main question. Why the number? Sir, question करने दीजिए. Foreign universities are setting up. Please, sir, if you interfere so much, how can I make? Sir, my question is, do you know that foreign universities are setting up centers in India, British universities? They are holding fairs to invite Indian students to study there. Australian सप्लीमेंट्री में एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अगर आप कई विषयों का समावेश करेंगे। नहीं, you are so senior, माननीय मंत्री जी। अब आपने पूछ लिया, you have given, I think so you have given enough time. पूछ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये एक मिनट माननीय मंत्री जी, प्लीज। अच्छा चलिए, सौगत जी पूछ लीजिए। Sir, will the government of India take any steps
to stop foreign universities from setting up centers here to take away our students and to earn money. British, Australian universities are doing this. What are you doing to stop them? You open campuses abroad. अध्यक्ष महोदय, ये एक देखने की नजरिया है, दृष्टिकोण है। हम भारत की वैश्विक ताकत को इतने अंडरमाइन ना करें कि कहीं विद्यार्थी लोग जाते हैं तो सिर्फ ताली बजाते हैं। विश्व की विज्ञान, भाषा, इनोवेशन, मेडिसिन, ये सारे में आज भारतीय मेधा शक्ति की, इंडियन ओरिजिन मेधा शक्ति की एक ग्लोबल लीडरशिप आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बहुत गौरवान्वित हूँ जब भारतीय डायस्पोरा को, यू गो टू एनी इकोनॉमिक हॉटस्पॉट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चेयरमैन सर, यू गो टू सिंगापुर, यू गो टू दुबई, यू गो टू लंदन, यू गो टू न्यूयॉर्क, यू गो टू सिलिकॉन वैली, द इंडियन सक्सेसफुल इंडियंस आर thriving like anything. We should be proud of them. Today, in the era of knowledge-based economy, when globe is due to this connectivity, due to innovation, due to technology, when entire globe is shrinking to a village, हम अपने विद्यार्थियों को, अपने नई पीढ़ी को, हम दुनिया की गुड स्टैंडर्ड से वंचित करना कितना वाजिब बात है। यह सारा विषय को मैं दादा आपको फिर विनती करता हूँ, लेट अस नॉट यूनानिमसली रिजॉल्व, विल what was the condition of Bengal when it was pre-independence era? All the great institutions are reside at Kolkata. What happened today? Please, the way जिस कॉज को आपने 30-35 साल में शासन करने वाले लोगों को बेदखल किया था, don't get trapped in the same way, दादा. You are a seasoned man. We all have to bring entire country to the new level. ठीक है, ऐसा है देवेंद्र जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। प्रोफेसर सौगत राय जी, आप जानते हैं कि जो आज भारत के बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे 125 बिलियन का रेमिटेंस इंडिया को आ रहा है। आप जानते हैं शशि थरूर जी, डॉक्टर शशि थरूर जी, I'd like to briefly comment on the minister's earlier answer before asking my question. The Honourable Minister, he has celebrated, of course, the high quality of institutions. We have 11 in the top 500, etc. But do understand, Mr. Minister, that of the number of students who are seeking a good education, what a small percentage gets into these excellent institutions. IIT's admission rate is 0.08% of applicants. So you're looking at a country where, beyond any shadow of a doubt, there is a lack of access to high-quality education for the vast majority of students. We should not overlook that point, sir, because these outstanding stalwarts have gone from a few islands of excellence in a vast ocean of mediocrity. Let's face it, and we do need to improve it. But, sir, my question has not been asked. That's just a comment. The question is the following, sir. When I asked the question number F in this, I didn't get an answer from you as to the reasons, and I must say the organization I used to head in the Congress Party, the All India Professionals Congress, conducted a study in Kerala about the reasons for why students are trying to emigrate. We got 17 factors in the detailed survey that we conducted, of which one is certainly the one we talked about, lack of access to high-quality institutions. Another one, undoubtedly, is the relative lack of academic freedom in Indian campuses by comparison with foreign campuses, as well as, of course, greater social restrictions on the life of children here and so on, and more opportunities for off-campus work. There are a number of matters to do with the environment and academic universities, sir, which we must understand. For the minister to give an answer which avoids the question, I have read his 2 pages reply, sir. There is no answer as to the reasons. I'm giving him some reasons and seeking his comments. He will reply. Is the ministry aware of these factors that are motivating students, and what is the ministry able to do to provide incentives for students to remain in our country rather than go abroad? That's the question. माननीय मंत्री जी, अगर मैं कह देता हूं तो माननीय मंत्री जी तो फिर आप उत्तर दें, क्योंकि क्वेश्चन होने चाहिए। Chairman sir, I appreciate honorable senior member Shashi Tharoor Saab's concern. Certainly, I will personally invite
him to my office. I can go to your house. I would like to... Sir, why? Sir, why? Allowed to respond, please. Chairman, sir, why my two dear friends from Kerala, Mr. Premchand, please, why Honorable Venugopal ji and Premchand ji, please. Why my dear friend Premchand ji and Venugopal ji so intolerant towards when I appreciate some few points of my dear friend Shashi Tharoor ji? You should, please listen my answer first. I am ready to, this government is open to take suggestions, idea from anybody. If Shashi Tharoor ji with his capacity has, and he was HRD minister of this country, and he is representing Kerala. Kerala has an aspirational society. There he is not, I'll learn from him. There are a lot of aspirational issues might be there in his 17 point. Kerala people are very, very aspirational to go upward, especially in the neighboring area. So this is a holistic thing. We are committed. We brought national education policy after 34 years. For the first time in our country, our government has envisioned a ranking framework. National ranking framework has been envisioned by this government. We are very much insisting coming out reforms on the NAC, NBA. We are committed to bring out our standards in our own institution, our country. But education is such a vast subject. If we want to be a global leader, if we want to be Vishwa Bandhu, we cannot work in isolation. We have to open our ear and eyes. I am personally ready to accept any kind of positive suggestion from any member of this august house. Question number 85, Putta Mahesh Kumar. माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, आपका माननीय मंत्री श्रम मंत्री जी उत्तर सभा पटल पर। माननीय सदस्य, Respected sir, I thank you for giving me this opportunity of raising supplementary on the important topic. I thank you, Honorable Finance Minister, focusing on the importance of the employment, announcing employment like gate towards our youth. They make up more than 1/5 of our total population. The previous state government of Andhra Pradesh from 2019 to 2024 failed our youth miserably, leading to our state having consistently high percentage of unemployment as compared to the national average. Our leaders, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu and Nara Lokesh Garu, having strongly supported the need of skill-based census to determine the ability of our youth accordingly to devise policy for their employment and skilling. I like to know from the Honorable Minister whether the Union government would consider conducting a skill census for the entire nation for the benefits of our fresh graduates, young professionals and our youth along with the population of census. माननीय स्पीकर सर, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है, स्किलिंग होना बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कई जगह पे लोग कहते हैं, यूथ कहते हैं कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, बट एम्प्लॉयमेंट उसकी पसंदगी का होता है कि एक सेक्टर में हमें एम्प्लॉयमेंट मिले, लेकिन कई ऐसे सेक्टर है, आज हम देख सकते हैं कि लोगों को प्लम्बर चाहिए, प्लम्बर नहीं मिल रहा है, गाड़ी में गैरेज में काम करने वाले चाहिए, नहीं मिल रहा है। ऐसे कई काम है जो काम के लिए स्किलिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट या तो स्किलिंग ये बहुत आवश्यक है। और उसका गैप वो कैसे आइडेंटिफाई करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब हमने नेशनल सर्विस पोर्टल बनाया है, ये नेशनल सर्विस पोर्टल और स्किलिंग मिनिस्ट्री के द्वारा भी स्किल और रिक्वायरमेंट ऑफ स्किलिंग उसका एक एनालिसिस करा जाता है और जिस सेक्टर में
मेन पावर की रिक्वायरमेंट है, वो स्किलिंग नहीं है, उसको स्किलिंग करने के लिए भी उसके लिए व्यवस्था की जाती है। और अभी जो बजट में प्रावधान करा गया है 2024-25 का बजट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए देश में स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके कुल मिला के 1000 ऐसी ITI बनाई जाएगी जो एक क्षेत्र में जिस टाइप की इंडस्ट्रीज है और जिस टाइप की स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, हब के रूप में उसका सिलेबस बनाया जाएगा, कोर्स बनाया जाएगा और रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको स्किलिंग करा जाएगा ताकि स्किल मैन पावर मिले। दूसरी एक महत्वपूर्ण योजना ये ही बजट में अनाउंस की गई है कि देश की टॉप 500 कॉरपोरेट सेक्टर कंपनी, जिसमें देश में 1 करोड़ यूथ को वहाँ स्किलिंग करा जाएगा और इंटर्नशिप करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके लिए उसको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा ताकि देश में स्किल मैन पावर निर्माण हो और देश की रिक्वायरमेंट को पूरी करे और एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी हो। Thank you, Speaker, sir. Through you, I wish to know from the Honourable Minister, what steps have the government undertaken to increase job creation in rural India, especially those which will not only help reduce migration to urban cities, but actively generate well-paying jobs for our youth so that they may contribute to all-around development of our villages and towns, especially in Andhra Pradesh. स्पीकर सर, लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए जहां अपॉर्चुनिटी होती है, गांव के लोग को शहर में अपॉर्चुनिटी होती है तो शहर में जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए जाते हैं। और रोजगार किस टाइप का है, एम्प्लॉयमेंट किस टाइप का है, कोई गवर्नमेंट में रिक्रूटमेंट होती है तो स्टेट लेवल पर उसके जो लोग उसमें अप्लाई करके एम्प्लॉयमेंट पा सकते हैं। लेकिन कई ऐसा एम्प्लॉयमेंट है जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार का अवसर दे। हमने विश्वकर्मा योजना चलाई, ग्रामीण लेवल पर छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को स्किलिंग करके वहाँ ही उसको रोजगार की अपॉर्चुनिटी हो। मनरेगा योजना चलती है, उसमें गांव में ही लोगों को काम का अवसर मिले, उसको शहर में जाने की आवश्यकता ना हो। ये जब जो भारत सरकार ने कई एफर्ट लिए जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार का अवसर प्राप्त हो, उसका नतीजा ये निकला है कि अभी जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PFSL सर्वे का रिपोर्ट ऐसा बताता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो 5.3% था वो 2017-18 में, वो 22-23 में कम होकर 2.4% हुआ है। उसका मतलब ये हुआ है कि पिछले एक दशक में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारी का अवसर बढ़ा है। वैसा ही वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये भी एक महत्वपूर्ण सर्वे होता है, उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ा है। जो 17-18 में वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो 48.1% था, वो बढ़ के 22-23 में 59.4% हुआ है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारी का अवसर बढ़ा है ताकि लोग गांव में ही रह के अपना जीवन निर्वाह कर सके। हरेंद्र सिंह मलिक, 1 सेकंड। 12 आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो गांव के रोजगार की बात की है, जो उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित हैं, क्या उन क्षेत्रों में वेज बोर्ड के अनुसार वेतन मिल रहा है? क्या जितने ITI स्किल आपने कहा स्किल करने का, इन्हें अप्रेंटिस की सुविधा है आज तक कहीं मिली है? और दूसरा मेरा अनुरोध है कि जो वर्कर गांव का शहर में जाकर के मजदूरी करता है, उसका कोई हॉस्टल आप बनाने का कृपा करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उसको एम्प्लॉयमेंट वहाँ अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ वो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे रोजगार निर्माण हो, छोटे छोटे उद्यम निर्माण हो और एंटरप्रेन्योर्स निर्माण हो और वहाँ ही एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री चलाए, ट्रेड में उसका कन्वर्ट करे। इसलिए FPO की रचना भी एग्रीकल्चर सेक्टर में खास करके ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। 2 लाख FPO के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में ही छोटा मोटा कारोबार का काम चालू हुआ है। प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर
स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। उनको शून्यकाल में दूंगा समय, शून्यकाल में दूंगा समय, उसको शून्यकाल में समय दूंगा। शून्यकाल में अभी दूंगा आपको समय, मैंने बोला दूंगा। प्लीज दिल्ली वाले विषय में दूंगा, प्लीज बैठिए, अब बैठिए। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत।